the students who were BA1 with me hardly for 10 गुड मॉर्निंग सर। days. Good morning सबको। तो उनके लिए थोड़ा हिंदी भी बोलता जाता हूँ, बट आई ऑलवेज टेक केयर दैट आई स्पीक मोर इन इंग्लिश। तो हम लोग थर्ड हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज पीगूज इक्वेशन नाउ। AC Pigou, I told you, is also a Cambridge economist. AC Pigou भी कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री हैं। वो कैम्ब्रिज में टीचर नहीं है लाइक मार्शल, रॉबर्टसन एंड केन्स। वो एक customs collector है, he is customs collector, but he is very greatly interested in economics. He writes almost so many times in economics कि उनको कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट माना जाता है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, ये आर्टिकल आपको मिलने, आप इफ यू वांट टू फाइंड दिस you have to just go to your net and write the value of money. The name of the article is The Value of Money, Quarterly Journal of Economics 1917। 1917 में उन्होंने ये लेख लिखा था। 16-17 पेज का लेख है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, इट्स नॉट ए वेरी बिग आर्टिकल, लेकिन मैं उसका ब्रीफ पॉइंट्स अभी समझा देता हूं आपको ताकि आराम से समझ लें। जनरली, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जनरली वी ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स एंड जनरली पीगू डज नॉट कम। जनरली व्हेनेवर वी टॉक ऑफ कैम्ब्रिज वी विल राइट अबाउट मार्शल। फिर हम पीगू क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाई शैल देन वी स्टडी पीगू? क्योंकि पीगू हमको आगे बड़ी मदद करेगा मनी इल्यूजन समझने में, और एक आध ऐसे डायग्राम पीगू बनाता है जो मार्शल ने बनाए, ना पीगू ने, ना फिशर। So I would like to teach this also, and then we'll move on to what is known as fundamental equations. लेकिन आज मैं अपने लेक्चर के अंत में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के जो क्रिटिसिज्म्स हैं उनको भी डिस्कस करूंगा। So quantity theory of money, although will not be finished today, it will be finished maybe tomorrow जब हम केन्स के फंडामेंटल इक्वेशंस पढ़ लेंगे। But then we have to study this article first. Value of money. तो उन्होंने इंट्रोडक्शन में ही लिखा है, व्हाट ही हैज रिटन इन इंट्रोडक्शन इज दैट फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय मेनी, स्पेशली बाय जेम्स एंडरसन। कि मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है जिसको फिशर ने दिया, समीकरण जो दिया, उसकी बहुत आलोचना की गई। इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड अ लॉट। मैं आऊंगा अभी, ये एक्चुअली बिना उसके नहीं पढ़ा पाता ब्लैक बुक, तो आई विल कम विद इट, लेकिन मैं शुरुआती हिस्सा बता रहा हूं। तो ही सेड कि एंडरसन हैज क्रिटिसाइज्ड इट वेरी मच। उन्होंने बहुत क्रिटिसिज्म किया इसका, बट आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर, लेकिन मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज वन एंड इज 100% ट्रू। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत एक ही है और बिल्कुल सत्य है। फिशर हैज पेंटेड इन वन कैनवस, आई हैव पेंटेड इट इन अनदर वे, इन अनदर कैनवस। समझिए पेंटिंग है सनराइज की, तो सनराइज की एक पेंटिंग किसी और कैनवस में की गई है, मैं किसी और ढंग से कर रहा हूं, बट द सनराइज डजंट चेंज। जो सूर्योदय है वो बदल नहीं रहा। तो क्वांटिटी थ्योरी रिमेन्स सेम। द मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम पेंटिंग ए डिफरेंट कैनवस, दैट इज ऑल। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। मैं कुछ और नया नहीं कर रहा हूं, मैं उसी को नए ढंग से प्रस्तुत कर रहा हूं। Basically, Fisher, Marshall and others are same. कहते हैं कि क्या है क्वांटिटी थ्योरी और इसको क्या समझना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिफाइन सर्टेन थिंग्स। अब मेरे को जाना पड़ेगा बोर्ड पर ताकि मैं डेफिनेशंस लिखता चलूं। तो आई नाउ प्रेजेंट माई सेल्फ। So, let's start with certain definitions. For example, what is money? इसको हम लोगों ने पढ़ा भी था। According to Pigou, money is a legal tender. This we have already written. Legal tender means it has to be issued by
some outside agency. Outside agency simply means which is not in control of demand business. Moreover, he also admits, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, but he also admits there can be credit money. साख मुद्रा, मैं बहुत छोटी सी डेफिनेशन दे रहा हूं अभी. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस, इसको आसानी से समझिए. मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा. आई टीच इट इन डिटेल, क्योंकि मेरा नेक्स्ट चैप्टर बैंकिंग एंड क्रेडिट मनी होगा. व्हाट इज एक्चुअली क्रेडिट? साख क्या है? बहुत तरह समझने के लिए मैं आपको एक पॉन्जे गेम सिखाता हूं. पॉन्जे स्कीम्स आपने बहुत पढ़ी होंगी. मैं आपको एक पॉन्जे गेम सिखाता हूं जिससे आपको क्रेडिट का मतलब समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आई एम मिस्टर ए एंड आई हैव टू फ्रेंड्स एक्स एंड वाई. मैं तो यूनिवर्सिटी में टीचर हूं, कुछ रुपए पाता हूं, 2 लाख रुपए महीने पाता हूं, वॉट एवर इट इज, जो पाता हूं, खर्च करता हूं खूब. लेकिन मेरा मन है कि मैं एक महीने के लिए यूरोप चला जाऊं, 5 स्टार होटलों में ठहरूं, खूब खर्चा करूं, और मेरा खर्च लगभग 1 करोड़ आने की संभावना है. मेरे पास इतने पैसे नहीं है. मैं मिस्टर एक्स के पास गया, इनके पास बहुत पैसे हैं. मैंने इनसे कहा कि आप मुझे, आज 8 तारीख है, सितंबर का महीना है, 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, मैं आपको 8 अक्टूबर को लौटा दूं. 1 करोड़ रुपए लेकर मैं यूरोप चला जाता हूं, आराम से 7 तारीख को घूम के आता हूं, रुपए पूरे खर्च कर देता हूं. द होल मनी इज फिनिश्ड, पता ही नहीं, गायब हो गया. लेकिन मैं वाई के पास जाता हूं और इनसे कहता हूं, सर 1 करोड़ रुपए मुझे दे दीजिए, और आज हो गई है 8 अक्टूबर, मैं आपको 8 नवंबर को वापस कर दूंगा. 8 अक्टूबर को इनसे पैसा लिया और इनको मैंने दे दिया. मेरी विश्वास, मेरा क्रेडिट, मेरा साख जमा हुआ है. ठीक 1 महीने बाद मैंने इनसे कहा कि देखिए, मैंने आपका पैसा लौटा दिया था, आप मुझे 8 नवंबर को 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, मैं आपको 8 दिसंबर को लौटा दूंगा. इनसे लेकर के मैं 8 नवंबर को इनको पैसा दे देता हूं. इनसे लेकर जब इनको पैसा दे दिया तो इनके ऊपर मेरा पूरा विश्वास जम गया. अब मेरे पास पैसा इनका उधार है. देन व्हाट आई डू इज, 8 दिसंबर को इनसे लेकर इनको दे देता हूं, 8 जनवरी को इनसे लेकर के इनको दे देता हूं. दिस कंटिन्यूज टिल माई क्रेडिट स्टैंड्स. जब तक मेरी साख बनी हुई है कोई दिक्कत नहीं है. अगर किसी बार इन्होंने देने से मना कर दिया या इन्होंने देने से मना कर दिया तो मेरी साख समाप्त, क्योंकि 1 करोड़ रुपए जो थे मेरे खर्च हो चुके थे. सारी पॉन्जी स्कीम्स ऐसे ही होती हैं. आपसे कहेंगी कि आप 3 फ्रेंड्स को मेंबर बना दीजिए, 3-3 हजार रुपए जमा करके 9,000 हो जाएंगे, उसमें से आपको हम 3,000 मुफ्त में दे देंगे. फिर उन 3 से कहेंगे आप और 9 लोगों को मेंबर बना दीजिए, उनसे लेकर आप इनको दे देंगे, एंड गो ऑन. एक दिन आप सारा पैसा लेके भाग जाते हैं. These are called as Ponzi schemes. Ponzi scheme से ही समझ में आना चाहिए कि ये सारा खेल किस चीज का है. दिस इज क्रेडिट, ये साख है. साख माने ट्रस्ट, विश्वास. ये सिर्फ मतलब होता है साख का. वंस वी हैव एक्सप्लेन्ड साख, नाउ वी कैन एक्सप्लेन बैंक्स. बहुत ही छोटी लाइनों में, 1-2 लाइनों में बता रहा हूं, विल एक्सप्लेन इट लेटर. बैंक क्या होता है? जैसे आपके पास जो आरबीआई का पैसा रखा हुआ है, उसमें मान लीजिए आप कोई सा भी 2,000 का नोट उठा के देखेंगे तो लिखा होगा आई प्रॉमिस टू पे द बियरर. जिसके पास ये पैसा है उसको आप ये पैसा दे दीजिए. बैंक्स में थर्ड पार्टी आ जाती है. थर्ड पार्टी क्या आ जाती है? हम बैंक को लिखते हैं, प्लीज पे मिस्टर मोहन ए सम ऑफ ₹30,000. ये जो मिस्टर बी हैं या मोहन हैं, इनको पैसा कौन दे रहा है? बैंक. और हम इसको इशू कर रहे हैं. तो यहां पर बैंक क्या कर रहा है? इसकी साख पर, इसकी क्रेडिट पर भी पैसा लेता है. क्रेडिट मनी इज जनरली कॉल्ड बैंक मनी बिकॉज इट वर्क्स ऑन द क्रेडिट ऑफ बैंक. और भी तरह का साख होता है, मैं उसके बारे में अभी डिटेल में नहीं डिस्कस कर सकता. मैं सिर्फ आपको क्रेडिट मनी की बात कर रहा हूं.
बैंकों में ये पैसा कैसे आता है इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि मान लीजिए हमने 1,000 जमा किया तो बैंक इससे कैसे 10,000 कर सकते हैं अपनी साख पर, उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे एक टॉपिक पढ़ाना है क्रेडिट क्रिएशन, जो कौन कर सकता है, बैंक्स कर सकते हैं। तो मैंने आपको शब्द बताया क्रेडिट। मैंने ये शब्द थोड़ा सा समझाया, सिर्फ इसलिए समझाया बिकॉज पीगू ने कहा कि देयर कैन ऑल्सो बी सम क्रेडिट मनी, यानी मनी कौन क्रिएट कर सकता है, यहां पर दो संस्थाएं कर सकती हैं। वन इज द सेंट्रल बैंक, आउटसाइड मनी, द अदर इज क्रेडिट मनी और बैंक मनी। तो पहली बात वो कहते हैं कि लेट अस बी वेरी क्लियर, व्हाट इज मनी? मनी प्रोड्यूस्ड बाय central authority and by banks. So now this is known as money supply and this is legal tender. बैंक का भी पैसा है, लीगल है, क्योंकि सारे बैंक्स क्या होते हैं, सरकार से गवर्न होते हैं। तो पहली डेफिनेशन हो गई व्हाट इज मनी। मनी इज ए लीगल टेंडर दैट पीपल यूज टेक फॉर इट्स एक्सचेंज वैल्यू। अब दूसरा शब्द आया, मनी हम लेते क्यों हैं? यहां पर उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया वो कहा एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू का असली मतलब क्या हुआ? वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी इज इट्स एक्सचेंज वैल्यू, जो इसका विनिमय मूल्य है वही मुद्रा का वास्तविक मूल्य है। अब ये एक्सचेंज वैल्यू क्या है इसको समझना जरा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इसका मतलब सिंपल ये है कि कोई एक कमोडिटी का बंडल, कोई भी एक कमोडिटी का बंडल, बंडल का शब्द का हम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जनरल लेवल की बात कर रहे हैं। कमोडिटी बंडल, इस बंडल में एक सामान भी हो सकता है, 10 सामान भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें कि 100 रुपए में हम एक ग्रोसरी का कुछ सामान खरीदते हैं, जिसमें एक ब्रेड है, एक बटर है, 6 एग्स हैं और एक केचप है। अब ये क्या है? एक पूरा बंडल है। ये कितने का है? 100 रुपए का है। तो 100 रुपए में दिस बंडल ऑफ मनी कैन बी परचेज, दिस इज द एक्सचेंज वैल्यू और द वैल्यू ऑफ मनी। मैंने यहां पर एक पूरा बंडल में कई सामान ले लिए, लेकिन वो कहते हैं कि दिस कैन ऑल्सो बी, सपोज 100 रुपीज कैन ऑल्सो बी से 10 बुशल्स ऑफ व्हीट। जो शब्द उन्होंने लिखा है वो यही है, बुशल्स ऑफ व्हीट। व्हीट के अब उस जमाने में 1917 में एक क्या कहते हैं, जो व्हीट है वो जनरली निकाल कर नहीं बेचा जाता था, एक पूरे गट्ठर के रूप में बेचा जाता था। तो दिस बुशल इज गट्ठर, जिसमें से व्हीट निकलेगा। तो सपोज 100 rupees are equal to 10 bushels of wheat. So the exchange value of wheat is 10 bushels. तो मनी क्या है? इट इज लीगल टेंडर। एक्सचेंज वैल्यू या वैल्यू ऑफ मनी क्या है? दैट शैल ऑल्सो बी वेरी क्लियर। क्या होता है? इट इज ए वैल्यू ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स और ए सिंगल गुड, बट वी विल कॉल इट, जनरली यूज इट इन टर्म्स ऑफ ए कॉमन बंडल। कोई भी बंडल हो सकता है, हम लोग इसको बुशल ऑफ व्हीट ही लेंगे। अब तीसरा सवाल आया, डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी, तो डिमांड फॉर मनी इज बेसिकली डिमांड फॉर एक्सचेंज वैल्यू ऑफ मनी, डिमांड फॉर बुशल्स ऑफ व्हीट, डिमांड फॉर समथिंग लाइक दैट। तो ध्यान से देखिए, इन्होंने जो लिखा है, पहली छोटी इक्वेशन में जो लिखा है वो लिखा है के आर। आर इज, इसको बहुत आराम से समझना है क्योंकि यही मुझे बार बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आज के बाद कई बार करना पड़ेगा, बट अगर आप लोग आज ही से रट लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। आर इज नेशनल इनकम, नेशनल इनकम in term of bundle of goods. Bushels of wheat.
तो आपको इसको समझने की कोशिश करनी है, क्यों हम इसको लिख रहे हैं ये समझने की कोशिश करनी है, और तब ये जानना है कि ये है क्या। सपोज हमारे देश में सर नॉट शोइंग बोर्ड नहीं दिख रहा है। बंडल तो पिन करने को दिख रहा है। Who is Raees, sir? Sir, someone Raees is sharing his screen. Stop it. है Sir, someone is sharing his Raees. Who is Raees? Please stop the screen. बड़ी मुश्किल है राशि भाई, तुम लोगों को इतने दिन में भी नहीं समझ आता। दोबारा शुरू करूं क्या क्लास? यस सर। यस सर। सर आप अपनी स्क्रीन शेयर करिए, हम उसको पिन कर लेंगे। हट तो गए। Anybody? Who is the administrator of this class? I can ask him to remove him. किसी को बनाया गया है कि मनीष को बनाया गया है? तो मैं मनीष को बोलूं। 210-12 बच्चे क्लास में बैठे, कैसे ये लोग करते हैं डिस्टर्ब मुझे। सर आप अपनी स्क्रीन शेयर करिए, हम लोग उसे पिन कर लेंगे। Yes sir, आप screen share. इसको बंद कर देते हैं, दोबारा चेंज कर देते हैं, ठीक है ना? जी सर। I again do it, right? I'll again do it. आप लोग उससे पिन कर लीजिएगा। अब आ जाएगा। Yes, it will come now. Just don't worry. Now it has come. Yes sir. Yes sir. बस he has been removed and now it has come. All right. सर Sir, please repeat R. हाँ बेटा, I'll repeat it at least not now, many times. Just don't worry. R is national income. First of all, you must understand this. लेकिन नेशनल इनकम हम कैसे नापते हैं? सपोज हम हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, व्हीट, मिल्क, राइस, शुगर। तो हम नेशनल इनकम कैसे नापते हैं? व्हीट मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्राइस, मिल्क मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्राइस, राइस मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्राइस, व्हाटएवर इट इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्राइस, दिस इज नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को हम नापते हैं मनी टर्म्स में, राइट? इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। Suppose the price of milk increases, the quantity of any commodity does not change. Even then the national income will rise. राष्ट्रीय आय क्यों बढ़ जाएगी? सोचना है, बड़ा सिंपल बात है। न commodity कोई भी नहीं बढ़ी, not even a single commodity has risen, but if the prices rise, the national income will rise, right? वो कहते हैं कि वी वॉन्ट टू स्टैंड स्टडी द नेशनल इनकम इन टर्म ऑफ बंडल ऑफ गुड्स। तो मिल्क को ट्रांसफर कर लीजिए व्हीट में, राइस को ट्रांसफर कर लीजिए व्हीट में, सबको ट्रांसफर कर लीजिए व्हीट में। जो नेशनल इनकम आएगी दैट इज आर। आर इज नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ बंडल ऑफ एनी गुड, स्पेशली पीगू टेक्स इट एज बुशल्स ऑफ व्हीट। मान लीजिए कि पूरे देश के सारे सामान को हम अगर गेहूं में बदल दें, then the national income will be R. So R is nothing else but national income. And K is same, the cash preference that we make, because we also need cash. अभी इसको एक्सप्लेन फिर से करना है, लेकिन R को समझा रहा हूं। This is R. R simply means national income in commodity terms, in gross physical terms, in quantity terms. सेवा जोड़ लेंगे, वस्तुएं जोड़ लेंगे, लेकिन हम प्राइसेस नहीं जोड़ेंगे उनके, वी माइनस प्राइसेस। इसे हम कह सकते हैं ऑन कांस्टेंट प्राइसेस, व्हाटएवर इट इज, अपॉन दिस इज डिमांड फॉर मनी। सवाल है व्हाई वी डिमांड मनी and demand money? Question number 1, what is demand of money and how much we demand for money? So this is K. Why do we need K? पहले यहीं से शुरू कर देते हैं। We have explained it, लेकिन इन्होंने थोड़ा दूसरे ढंग से एक्सप्लेन किया। वो कहते हैं everyone has certain income. Income in terms of R. कमोडिटी कोई ना कोई
प्रोड्यूस किया है दैट इज इन टर्म्स ऑफ आर. तो वी हैव सम इनकम बट वी हैव सर्टेन ऑब्लिगेशंस टू डिस्चार्ज. ऑब्लिगेशंस टू डिस्चार्ज, हमको हर समय कुछ खर्च करना पड़ता है. ऑब्लिगेशंस है हमारे ऊपर. बिजली का बिल आ गया तो हमको उसका पेमेंट करना है. दूध का बिल आ गया तो उसका पेमेंट करना है. अखबार का बिल आ गया तो उसका पेमेंट करना है. वेजिटेबल खरीदने गए तो उसका पेमेंट करना है. These are all obligations that must discharge. Income may come from a period, किसी भी पीरियड में आ सकती है, from a different period, and discharging on a different date. सवाल यह है कि हमको इनकम मान लीजिए वीट के रूप में, राइस के रूप में 1 सितंबर को मिल गई, लेकिन बिजली का बिल तो 9 सितंबर को आया एंड वी हैव टू मेक ए पेमेंट आउट ऑफ दिस. कोई चीज 9 को आई, कोई चीज 10 को आई, कोई चीज 8 को आई. 8 में हो सकता है 1 2 3 4 5 ऑब्लिगेशंस आ गए. वी हैव टू मेक दीज ऑब्लिगेशंस. अगर हमने इन ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज करना है तो व्हाट वी नीड इज again money which is a legal tender which will be accepted by all. सब लोग लेने को तैयार हो जाएंगे. कोई आदमी हो सकता है कि बिजली का बिल वाला कहे कि मुझे राइस या भाई वीट नहीं चाहिए भाई, आई डोंट नीड इट, आई डू नॉट नो हाउ टू ट्रांसफर इट. But because money is a legal tender and it has an exchange value, then they will be ready to take it in terms of money. So what happens is discharges come on different dates and the income comes on another date. We have to manage each. दोनों को हमको मैनेज करना पड़ता है. That is why we keep money with us. If we are not able to discharge our duties on or obligations on a particular day, यदि हमको किसी दिन अपनी ड्यूटीज को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं, it will bring naturally defame to me. लगातार कई बार नहीं हो सकते हैं तो मुझे क्या कहते हैं, बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा. मुझे हो सकता है कि लोग जो है दे माइट नॉट गिव मी बेनिफिट्स. जो मुझे कोई सब्जी देने वाला है ना दे, कोई मुझे बिजली वाला है कार्ड दे, अगर उसने बिजली कार्ड दी तो फिर कनेक्शन लेने के लिए मुझे फिर बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी एंड द फोर मोर मनी इज टू बी स्पेंट. तो वी नीड मनी फॉर दिस कन्वीनियंस. सुविधा, ये बहुत सुविधाजनक है बिकॉज इट saves our prestige in the society. It saves our face in the society. It gives us a lot of convenience. That is why we demand money. Because it's a legal tender issued by the government. Everybody has to take it. And so we are ready to pay it through that. हम उसके माध्यम से इसका पेमेंट कर देंगे. There is no such problem as that. So what happens is कि for saving our face in the society and saving ourselves, कभी कभी बड़ी मुश्किल भी आ सकती है. पैसा नहीं है, एडमिशन कैसे होगा, है ना, किसी हॉस्पिटल में एडमिशन कैसे होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन कैसे होगा. वी नीड लीगल टेंडर. सो लीगल टेंडर हैज इट्स ओन एडवांटेजेस एंड दैट इज व्हाई वी नीड लीगल टेंडर. एंड दिस लीगल टेंडर इज नॉट मनी बैलेंस, दिस इज रियल बैलेंस. बस इसी को याद रखना शब्द, दिस इज रियल बैलेंस. Real balance, that means it's not money, it's basically, you can say, exchange value that is given by the government to the other persons to be used. तो इसको हम कैश बैलेंस क्यों कह रहे हैं? We shall call it a real balance, वास्तविक शेष. इसके बाद तो पीगू इफेक्ट हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, लेकिन अभी तो सिर्फ यही समझा रहे हैं. So we need not cash balances, we need real balances. This real balances help us in performing our duties, in discharging our obligations, in securitizing our body and family and home and other things. So we need legal tender. This is demand for money and this is a part of the total R. Total R is also required. तो पहला क्वेश्चन है why we need money, we have answered. अब दूसरा क्वेश्चन आता है how much money we need. This is the second question that he wants to answer.
कहता है सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मच मनी वी नीड। तो हमने मनी क्यों नीड किया वो तो एक बात है, हाउ मच कैसे आंसर करें, इसको मार्शल ने दूसरे ढंग से आंसर किया था, ही आंसर्स इन ए डिफरेंट मैनर। वो कहता है इफ यू हैव मनी इन, दैट मीन्स रियल बैलेंस इज विद यू। अगर यहां नहीं है इसे हम क्या कहेंगे, कैश इन पॉकेट या इन ड्रॉर। लेकिन इस कैश इन पॉकेट की जगह हम कहीं और भी रख सकते हैं, वी कैन कीप इट इन बैंक। जब इस बैंक की बात कर रहा है तो देयर शैल बी अ डिफरेंस, दिस इज ए सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, या हम इसे कह रहे हैं करंट अकाउंट, जब चाहे निकाल सकते हैं। दिस इज नॉट दैट मनी दैट वी हैव केप्ट इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो मनी को हम कैश के रूप में रखते हैं या यहाँ बैंक के, इस मनी को बाद में हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड एज नियर मनी, दिस इज ऑलमोस्ट मनी, लेकिन अभी नहीं पढ़ रहे। और वी कैन इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट इन पॉकेट ड्रॉर वी कैन यूज इट, शेल वी यूज। अभी जो शेल यूज है ये बहुत कामों में आता है। दिस शेल यूज इज इन वेरियस काइंड ऑफ यूजेस दैट वी कैन थिंक ऑफ। इसको समझना बहुत ही दिक्कत है। अट्रैक्टिवनेस क्या है, यहां पर रखने की अट्रैक्टिवनेस क्या है, हाउ मच वी आर अट्रैक्टेड टू बी कीपिंग दिस मनी हियर, इसकी अट्रैक्टिवनेस किस पर निर्भर करती है। अब इसकी वो बहुत सी चीजों पर निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री की फॉर्च्यून, अगर हम इंडस्ट्री में हैं तो इसकी फॉर्च्यून हमें बड़ा प्रभावित करती है। मान लीजिए हमने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, या हमने कोई नई इंडस्ट्री ली, या हमने कोई प्रोडक्शन ही शुरू कर दिया, तो ये जो इसका यूजफुलनेस है, फ्रूटफुलनेस ऑफ इंडस्ट्री हो सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने कल्टीवेशन के काम में लगा दिया तो ये फिर और किसी प्रकार से हमें यूजफुल हो सकती है। कल्टीवेशन के काम में, फार्मर्स के काम में, किसी काम में हमने लगा दिया। अगर हमने इसको मनी लेंडर के रूप में किसी को उधार दे दिया या बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया, दोनों के लिए बड़ी समस्याएं अलग अलग हैं। यहां पर सेफ्टी ज्यादा है, रिस्क कम है, लेकिन रिटर्न्स कम है। यहां पर रिटर्न्स ज्यादा हैं लेकिन रिस्क्स भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। यहां पर भी हम लोग कर सकते हैं, हम इससे बंडल कॉर्न खरीद के रख सकते हैं, बंडल ऑफ कॉर्न का हमारे पास इस्तेमाल होगा। बंडल ऑफ गुड्स खरीद के रख सकते हैं, इनका अलग इस्तेमाल होगा। ये सब चीजें क्या है, अट्रैक्टिवनेस है। इसके अलावा हम इनसे स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में काम लगा सकते हैं। दीज आर attractiveness of money if we shelve them, we do not keep them in cash. This is K, which has these uses. This is 1 minus K, this has this uses. और इनमें कोई कंपेरेबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि किसी में रिस्क है, किसी में रिस्क नहीं है, किसी में चेंज हो रहा है, किसी में चेंज नहीं हो रहा है, बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। तो कीपिंग इन के कुछ बेनिफिट देता है, हमारे को बेइज्जती से बचाता है, बहुत सारे काम हमारी मदद कर देता है, कन्वीनियंस, ईज, सेफ्टी वगैरह वगैरह। लेकिन ऑल्टरनेटिव में भी बहुत ज्यादा रहता है। अब सवाल है कि सपोज हमने यहाँ 100 रखा और सपोज हमने यहाँ 1000 रखा, यानी इसका हमने सामान खरीद के रख लिया, इसका यहां पर रख लिया, तो 100th यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 99th यूनिट से ज्यादा होगी। 99th यूनिट की 98th यूनिट से। हमेशा याद रखिए कि ज्यों ज्यों मनी कम होता जाएगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। अगर हमारे पास केवल 20 है तो 20वें रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज्यादा होगी। 21-22 से धीरे धीरे कम होती जाएगी। 1000 से इसको बढ़ाकर अगर हम 2200 कर देंगे तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाएगी। सो इफ वी कीप मोर कैश, its marginal utility declines. If we keep less cash, its marginal utility increases. इसी तरह यहां पर भी है, सबसे पहले हम जिस काम में लगाएंगे वहां हमारा रिटर्न मैक्सिमम होगा। अगर हमने 100 रुपए लगाए किसी जगह पर तो रिटर्न अगर 8% है तो नेक्स्ट वाले 100 पर ये रिटर्न 7.9 जरूर होगा, वरना हम यहीं पर पहले लगाते। तो एज वी गो ऑन इन्वेस्टिंग मनी इन either this or this or this or this, whatever it is,
its marginal utility will decline. The marginal utility of keeping in alternative forms and marginal utility in keeping in monetary forms दोनों अलग अलग हैं. जहां आप ज्यादा रख देंगे the marginal utility will decline, और जहां आप कम रख देंगे वहां marginal utility will increase. Equilibrium कहां होगा? जहां marginal utility of last unit of money, nth unit of money is equal to marginal unit of alternative nth unit. मनी कब तक रखना है? गो इंक्रीजिंग. अगर ये इससे कम है तो टिल यू रीच के इसके बराबर हो जाए. अगर ये कम है तो मनी को एक्सचेंज करते रहिए जब तक ये इसके बराबर ना. तो हाउ मच मनी वी नीड depends upon the marginal utility of money and the marginal utility its alternative uses. वैकल्पिक क्षेत्रों में से मिलने वाला सीमांत उपयोगिता और मुद्रा के रूप में रखने वाली सीमांत उपयोगिता जिस बिंदु पर बराबर हो जाए, that determines K. That determines K. We must remember that determines K. K का जो डिटर्मिनेशन है वो इससे डिपेंड करता है या इसके ऊपर रहने की बात करता है. It depends upon this. Now, what will be the exact position? हमको कहां रखना है? तो डिमांड फॉर मनी हम लोगों को समझ में आ गया, इज इक्वल टू KR. सप्लाई ऑफ मनी इज M. M के आगे लिखेंगे अभी, दिस इज सप्लाई ऑफ मनी. तो वैल्यू ऑफ मनी विच इज एक्सचेंज वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू KR बटे M. लेकिन पूरी इक्वेशन क्या है वो लिख लेते हैं यहां पर, CH1 माइनस C. इक्वेशन यहां लिख लेते हैं, फिर इनको एक्सप्लेन करते हैं. फिर पहले लिख लीजिए, फिर एक एक पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करते हैं, एंड देन वील डिस्कस व्हाट डू वी एक्चुअली मीन. आई एम स्टॉपिंग फॉर ए सेकंड, जस्ट आई एम स्टॉपिंग फॉर ए सेकंड. कौन है? अरे यार हम पढ़ा रहे क्लास में, बैठ जाओ यहाँ पर शांति से, घंटी बजाते रहते. यस सर थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा था. अब और साफ कर देते हैं. अभी आकाश, असल में सुबेरे सुबेरे लोग आने लगते हैं तो आई मीन ए प्रॉब्लम. हम इसीलिए क्लास बहुत सुबेरे करते हैं. स्टिल देयर इज ए प्रॉब्लम. 10 मिनट अभी क्लास चलेगा. तो वी आर सेइंग इज ये जो मनी है वो उसकी इक्वेशन क्या है व्हेन वी प्रेजेंट इट. अब हम इसको फिर प्रेजेंट कर रहे हैं, बड़ा बड़ा लिख देंगे की बार ताकि आपको समझ आने लगे. तो पीगू की इक्वेशन क्या है? पीगू की इक्वेशन है पी. परचेजिंग पावर भी लिख सकते हैं, बट ही कॉल्स इट एक्सचेंज वैल्यू ऑफ मनी. बट यू कैन कॉल इट परचेजिंग पावर ऑफ मनी, कुछ भी लिख सकते हैं. के इज डिमांड फॉर मनी, आर इज टोटल नेशनल इनकम, एम इज टोटल मनी सप्लाई. लेकिन इस टोटल मनी सप्लाई को सी प्लस एच, हमने यहां पर सॉरी रिमूव दिस ब्रैकेट, C प्लस H 1 माइनस C. ये क्या है? जो कैश आप रखते हैं, जो भी कैश आप रखते हैं, इस कैश का कुछ हिस्सा आप बैंक में जमा कर देते हैं. तो C क्या है? बैंक डिपॉजिट्स. C क्या है? दिस इज बैंक डिपॉजिट्स. पेंसिल ने लिखना ही बंद कर दिया. फिर मुश्किल आ गई.
आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर यस सर यस सर लेकिन हैंग हो गया मेरा ब्लैक बोर्ड। टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। दिस हैज हैंग्ड समहाउ, वी हैव टू गो बैक। क्या करूं, कल ही पढ़ाऊं क्या? आज बाहर भी बहुत से लोग आके बैठ गए। एक कल कर ले, थोड़ा सा टाइम बचा है, आज होगा भी नहीं पूरा। ओके सर Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. We'll do it tomorrow. We'll do it tomorrow. आज कैसे बताएं ये? Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, But sir. this is hang. Thank you, sir. All Thank you, sir. थैंक यू सर Thank you, sir. Thank you, sir. ये बंद तो हो। Thank you, sir. Hello, sir. Are you there? I am here. Yes, sir. I have a little doubt. बेटा हाँ, Hello. बोल दो, हमारा हैंग कर गया है सब। बोलो So, yes, बोलो। sir, you told that demand of money में R is the national income in the terms of especially bundle of buses. goods. Yes, sir. Foods, especially wheat, you said. So, do we have to convert the monetary value of all goods in the term of wheat? मॉनेटरी ले आएंगे ना, तब तो खत्म हो गया उसका सिस्टम ही। Acha, sir. In the terms of quantity. In the terms of quantity. Yes. Okay. मनी लाए नहीं कि दिक्कत हुई हमें, Yes, sir. Yes, sir. Got it. है ना? अगर मनी लाए तो दिक्कत हो जाएगी हमें। That is the problem. Sir, there's a little example. Can we say? बोल दो। हाँ, अभी हूँ थोड़ी देर। Sir, तो like जल्दी बोलो। yes, sir. Wheat is 1 kg at 10 rupees and rice is 1 kg at 20 rupees. So we will call that economy is of 3 kg of wheat. We Right. convert all goods into commodities. ठीक, Yes, sir. Okay, thank you. ठीक। कल we'll discuss it tomorrow. Okay, sir. Thank you.